नमस्कार। कैसे हो? चलो फिर आज चौहान वंश में गोते लगाते हैं। मैंने आपसे कहा था कि चौहान वंश की शुरुआत उसका संस्थापक वासुदेव था। उसके बाद हम अजयराज पढ़ रहे थे, प्रथम अजयराज। उसके बाद हमने विग्रहराज और सिंहराज पढ़े थे। चारों शासकों की जानकारी अति महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन एक संस्थापक को याद रखें जिसका नाम हमने वासुदेव बताया। बड़ा महत्वपूर्ण वंश, राजस्थान के अंदर इस वंश की प्रतिष्ठा उसी प्रकार से है जैसे 200-300 शताब्दियों तक प्रतिहारों की रही। हमने आपसे बात करी कि 551 से कब 551 से 1192 के मध्य चौहानों की धमक पूरे राजस्थान में देखने को मिलती है। मैं ये कहूं तो कोई कोताही नहीं होगी कि इनकी तूती पूरे उत्तर भारत में बोलती है, इनका डंका बजता है। और जब डंका बजता है, शुरुआत कर दी सिंहराज ने, महाराज धीराज की उपाधि धारण की, प्रतिहारों की सामंती को पूर्णतः छोड़ करके स्वतंत्र संप्रभु शासक बन गए। ठीक है, जिन पर कोई भी सत्ता काम नहीं कर रही थी। और तब एक शासक आया और उस शासक का नाम हम पढ़ रहे थे विग्रहराज सेकंड। सबसे महत्वपूर्ण शासक जो है वो हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, विग्रहराज सेकंड। कौन से शासक हैं? विग्रहराज सेकंड। विग्रहराज सेकंड ने अपने शासनकाल 973 से 983 के मध्य, हालांकि महत्वपूर्ण नहीं है 1000 ईस्वी से पहले के शासनकाल, लेकिन ठीक है अपन जानकारी की दृष्टि से। तो विग्रहराज सेकंड का मुख्य कार्य क्या रहा? इन्होंने एक काम किया भड़ौच में। कहां पर? भड़ौच में आशापुरा का मंदिर बनवाया। किसका? आशापुरा का मंदिर। आशापुरा का मंदिर बनाया। किसने? विग्रहराज सेकंड ने। हमारी परीक्षा की दृष्टि से इससे अत्यधिक ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, विग्रहराज सेकंड के समय चालुक्य आक्रमण भी हुए हैं, चालुक्यों ने आक्रमण भी किए हैं और इन्होंने कई विवाह संबंध भी बनाए हैं, लेकिन अरबों को भारत में आने से रोका है। विग्रहराज सेकंड के बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि यहां से हमारे प्रश्न ज्यादा नहीं बनते हैं। हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण शासक के बारे में जिनका नाम है अजयराज या अजयपाल। किसके बारे में? अजयराज या अजयपाल। अजयराज सेकंड या अजयपाल भी बोल दो आप, तो कोई गलत नाम नहीं होगा। अजयराज का शासनकाल जो रहा है वो रहा है 1105 से 1133 ईस्वी के मध्य। इनका सबसे, देखिए अजयराज अजयपाल प्रथम हम पढ़ रहे थे, उन्होंने तो दुर्ग की स्थापना की थी। उस दुर्ग को हम अजमेरू दुर्ग कह रहे थे, फिर वर्तमान में हम तारागढ़ कहते हैं, जिसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहता है बिशप हेबर। लेकिन इन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य क्या किया होगा? इन्होंने 1113 ईस्वी में एक शहर बसाया और उस शहर का नाम था अजमेर। बड़ा ही महत्वपूर्ण शहर, सौहार्द का शहर, राजस्थान का हृदय, पहाड़ियों के बीच बसा शानदार शहर। मैं ये कहूं कि सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण शहर है अजमेर। इसलिए जब महत्वपूर्ण है तो इसे राजस्थान की प्रशासनिक राजधानी के रूप में अंग्रेजों ने अपनाया। इसलिए एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, अजमेर में बैठा करते हैं। अजयपाल ने इस नगर को बसाया। बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने अपनी रानी, इनकी रानी का नाम था सोमल देवी। क्या नाम था? सोमल देवी। अपनी रानी सोमल देवी के नाम से अजय प्रिय द्रम्ब, क्या? अजय प्रिय द्रम्ब नामक सिक्के चलाए अपनी रानी के नाम पर। कौन से सिक्के? अजय प्रिय द्रम्ब सोमल देवी के नाम पे। किसने? अजयराज ने। अजमेर नगर बसाया और राजधानी बना दिया। किसको? पहली बार चौहानों की राजधानी कौन सी बनी? अजमेर। अजमेर बनी और अंत में इन्होंने पुष्कर में समाधि ले ली। कहां समाधि ले ली? पुष्कर में समाधि। किसने? अजयराज सेकंड ने। महत्वपूर्ण शासक हैं और पहली बार अजमेर केंद्र बना तो सब सीमाएं भी फैली और अपनी सीमाओं को फैलाने में ये सफल रहे। लगभग इन्होंने इस क्षेत्र से बाहर निकलकर अपनी सीमाओं को मजबूती के साथ फैलाया और प्रभावपूर्ण तरीके से वो सत्ता में रहे। तो ये महत्वपूर्ण बात थी अजयराज और अजयपाल की। आगे हम चलें। अजयराज सेकंड 1105 से 1133, 1113 में अजमेर नगर बसाया, राजधानी इसे बनाया, सोमल देवी के नाम से अजय प्रिय द्रम्ब सिक्के चलाए और पुष्कर में जल समाधि ले ली। इसके बाद हम फालतू की बहुत ज्यादा
वो बातें नहीं करेंगे जिससे हमारा समय बर्बाद होता हो। अब हम आएंगे एक महत्वपूर्ण शासक के पास, और उस शासक का नाम है अर्णोराज। क्या नाम है? अर्णोराज। अर्णोराज ने 1133 से 1153 के मध्य सत्ता चलाई। 1133 से 1153 किसने? अर्णोराज ने। अर्णोराज, मैं ये कहूं कि इस चौहान वंश का, अजमेरू, सपादलक, सांभर के चौहान वंश का एक अति महत्वपूर्ण शासक है। पहली राजधानी इनकी अहिछत्रपुर रही हो, फिर सांभर रही हो, लेकिन इनकी मूल राजधानी जब अजमेर बनी तो उसमें सबसे ताकतवर राजा अर्णोराज बनकर निकला। मजबूत और बड़ी घुड़सवार सेना, जिसके पास एक गतिमान सेना, और उस सेना से अर्णोराज ने उत्तर भारत में अपनी पकड़ बनानी शुरू की, अरबों से टक्कर ली, और बहराम शाह नामक एक अरबी जो गजनी से आता है, कहां से आता है? गजनी, उसको हिंदुस्तान में प्रवेश करने से रोका। किससे? बहराम। अर्णोराज ने कई युद्धों में गुजरात के चालुक्य वंशों को हराया। आखिर में चालुक्य राजकुमारी कांचन देवी से विवाह किया। किनसे विवाह किया? कांचन देवी से। चालुक्य राजकुमारी थी तो उससे विवाह किया। किसने? अर्णोराज ने। जब आप आगे बढ़ोगे तो बहराम शाह चालुक्य राजकुमारी कांचन देवी से विवाह किया और एक महत्वपूर्ण झील का निर्माण करवाया, जिस झील को आप कहते हो अन्ना सागर। क्या कहते हो? अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया किसने? अर्णोराज ने। ये झील बनी बांडी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? बांडी नदी के किनारे। बड़ी महत्वपूर्ण झील है और 1137 ईस्वी में बनी। कब बनी? 1137 ईस्वी में ये झील बनी। कहा जाता है, एक कहानी प्रचलन में आई, कहा जाता है कि अर्णोराज ने जब युद्धों में चालुक्यों से युद्ध किया था, उस काल में अनेक लोग उस बांडी नदी के उस अजमेर से शहर से कुछ दूरी पर कट कर मर गए थे। उस युद्ध के कारण वहां दुर्गंध आती थी। दुर्गंध इतनी फैल गई कि आम जन ने निवेदन किया कि आप कुछ भी करिए, इस समस्या से निजात दिलवाइए। तब अर्णोराज ने बांडी नदी का मुहाना इस तरफ किया और झील का निर्माण हुआ, जो अन्ना सागर के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस पर एक बहुत प्रसिद्ध उद्यान बनाया था। किसने उद्यान बनाया था? उस व्यक्ति का नाम है जहांगीर, जो वर्तमान में, उस समय वो दौलत बाग के नाम से प्रसिद्ध हुआ, लेकिन वर्तमान में उसे कहते हैं सुभाष उद्यान। कौन सा? सुभाष उद्यान। बहुत प्रसिद्ध उद्यान है। किस पर? अन्ना सागर झील पर। और महत्वपूर्ण, और 12 दरियों का निर्माण भी, संगमरमर से 12 दरियों का निर्माण करवाया इस पर। किसने? शाहजहां ने। 12 दरियों का निर्माण करवाया। किसने? शाहजहां ने 12 दरियों का निर्माण करवाया। महत्वपूर्ण शासक है और इंपोर्टेंट शासक है। कौन? शाहजहां। तो ये तो एक व्यक्तित्व के रूप में देखूं तो अर्णोराज की सत्ता रही। बहराम शाह को पराजित किया, चालुक्यों से युद्ध किया, आसपास के क्षेत्र में अपने युद्ध की धमक से पूरे क्षेत्र को कवर में किया, और अजमेर से बाहर निकलकर संपूर्ण उत्तर भारत में चौहान वंश की प्रतिष्ठा को फैला दिया। जब ऐसा हुआ तो चौहानों की रंगत बदल गई। अब इनके प्रतिहारों की भांति घोड़ों की टापों की आवाज और तलवारों की खनक पूरे हिंदुस्तान में सुनाई देने लगी। जब ऐसा हुआ तो कुछ परिवर्तन हुआ। युद्ध हुए तो निश्चित रूप से लाडू तो बटे नहीं। कुछ मरे, कुछ जन की हानि हुई, कुछ धन की हानि हुई, लेकिन सत्ताएं मजबूत हुई चौहानों की। और अर्णोराज की हत्या कर दी। किसने? जगदेव ने अर्णोराज की हत्या कर दी। एक ऐसा महत्वपूर्ण शासक अपने पुत्र के हाथों मारा जाता है, इसलिए इसे अजमेर के चौहान वंश का पितृहंता कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृहंता। किसको? जगदेव को। किसकी हत्या कर दी? अर्णोराज की हत्या कर दी। किसकी? अर्णोराज की। अर्णोराज के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण शासक बना। अर्णोराज के 3 पुत्र हैं, जिसमें जगदेव पितृहंता है, इसलिए उसको जनता ने स्वीकार नहीं किया। इसलिए अजमेर के चौहान वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक सत्ता में आया, और उस व्यक्ति का नाम है विग्रहराज चतुर्थ। क्या नाम है? विग्रहराज चतुर्थ। ये उस काल का सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण शासक है। और तीसरा अर्णोराज का पुत्र है, जिसका नाम है सोमेश्वर।
तो ये सबसे बड़ा जगदेव, जिसको जनता ने स्वीकार नहीं किया, तब शासक बना विग्रहराज चतुर्थ। और जब विग्रहराज चतुर्थ अजमेर का शासक बना तो चौहान की सत्ता में हर प्रकार से परिवर्तन आए, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, और चाहे वो युद्धों की दृष्टि से देखे जाएं। तो विग्रहराज चतुर्थ का बड़ा महत्व बढ़ जाता है राजस्थान के इतिहास में। विग्रहराज चतुर्थ ने सबसे पहले, कोई भी शासक जब तक महत्वपूर्ण नहीं हो जाता, जब बाहर की किसी भयंकर या खतरनाक खानाबदोश जाति को मैदान जंग में पराजित ना कर दे, और अजमेर के इस चौहान शासक ने वो कर दिखाया, तो इसकी सत्ता फैल गई। अजमेर से निकल अरब से आने वाली सेना, और अरब का एक महत्वपूर्ण शासक कौन? खुसरू शाह। कौन था? खुसरू शाह को पराजित किया। अफगान शासक खुसरू शाह को पराजित किया। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने खुसरू शाह को पराजित किया। और जब आप विदेशी सत्ता को पराजित करते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा वैसे ही बढ़ जाती है। और कुछ ही समय बाद विग्रहराज चतुर्थ का जो शासन रहा है वो 1153 से 1163 माना जाता है। 1153 से 1163 कम समय तक शासन रहा है, लेकिन कहा जाता है ना कि कुछ समय के लिए ही रहा हो, लेकिन कितना पराक्रमी, कितना जबरदस्त रहा हो, ये बहुत मायने की बात है। 1153 से 1163 के मध्य विग्रहराज चतुर्थ ने शासन किया, और 1157 में दिल्ली पर आक्रमण किया। कहां पर आक्रमण किया? दिल्ली पर। और दिल्ली के किसको हरा दिया? अंगनपाल। किसको? अंगनपाल तोमर को। अंगनपाल तोमर को पराजित किया। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है विग्रहराज। अंगनपाल तोमर पराजित हुआ, और साहब दिल्ली दिल वालों की है। जब दिल्ली पे आप अधिकार कर लोगे तो निश्चित रूप से आपकी ख्याति के अंदर इतनी ज्यादा वृद्धि हो जाएगी कि उत्तर भारत में उस समय आपसे सामना करने की हिमाकत करने वाला कोई भी शख्स या कोई भी शासक नहीं बचेगा। तब विग्रहराज चतुर्थ को मौका मिला। इधर अरब पराजित हुए, उधर दिल्ली पे अधिकार हो गया। तो उत्तर भारत में एक छत्र राज्य किनका? विग्रहराज चतुर्थ का। जब विग्रहराज चतुर्थ का एक छत्र राज्य है तो कुछ नई बातें निकल कर आएगी, और वो नई बातें क्या होगी जरा गौर करना। 1153 से 1163 विग्रहराज चतुर्थ ने कुछ निर्माण करवाए, जैसे एक संस्कृत विद्यालय बनाया। क्या बनवाया? संस्कृत विद्यालय। इस विद्यालय का नाम था सरस्वती कंठाभरण विद्यालय। इस सरस्वती कंठाभरण विद्यालय को कालांतर में एक व्यक्ति जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ दिया। किसको तोड़ दिया? इस संस्कृत विद्यालय को, इस सरस्वती कंठाभरण विद्यालय को, और उस पर बना दिया 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या बना दिया? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया। किस पर? इस विद्यालय पर। इस 2.5 दिन के झोपड़े पर आज भी पंक्तियां, ये 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए है कि यहाँ पर पंजाब शाह नामक एक सूफी संत का, किसका? पंजाब शाह नामक सूफी संत का 2.5 दिन का उर्स लगता है। क्या लगता है? उर्स लगता है। कितने दिन का? 2.5 दिन का। इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा बोला गया। हालांकि 2.5 दिन में बना ऐसा कुछ नहीं, वहां उर्स लगता है। उर्स का मतलब मेला लगता है। किसका? पंजाब शाह का। किस पर? 2.5 दिन के झोपड़े पर। किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किस पर बनवाया? सरस्वती कंठाभरण विद्यालय पर, जो संस्कृत विद्यालय था, जिसको बनाया था विग्रहराज चतुर्थ ने, जो बड़ा महत्वपूर्ण था, जिस पर हरिकेली कुछ, ये एक महत्वपूर्ण निर्माण कार्य था। किसका? विग्रहराज चतुर्थ का। इसके अलावा इन्होंने एक बांध बनाया, बिशलपुर बांध। कौन सा बांध बनाया विग्रहराज ने? बिशलपुर का बांध। बड़ा ही महत्वपूर्ण बांध है बिशलपुर का बांध। कितना महत्वपूर्ण, आप गौर करना। वर्तमान में ये बांध बिशलपुर, एक इनका नाम है, अन्य नाम जो साहित्यिक नाम है वो इनका नाम है बिशलदेव। किनका? विग्रहराज चतुर्थ का। ये उपाधि भी मान सकते हैं आप इनको, हम आगे उपाधियों की बात करेंगे इनकी, लेकिन इनका एक अन्य साहित्यिक नाम बिशलदेव है, इसलिए इन्होंने बिशलपुर नाम से कस्बा बसाया, जो वर्तमान टोंक में है। वर्तमान कहां पर है? टोंक में है। इस बिशलपुर कस्बे से जयपुर को पेयजल प्राप्ति होती है, और पेयजल के आधार पर
पेयजल के आधार पर राजस्थान का वर्तमान में सबसे बड़ा बांध है, ठीक है, जिससे टोंक जिले को सिंचाई भी प्राप्त होती है और जयपुर को पेयजल और अजमेर को भी होता है। तो बीसलपुर का बांध, ठीक है, बनास नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? बनास, वन की आस, बनास नदी पर बना ये बांध। प्रारंभ में इस कस्बे का निर्माण और इस बांध का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया, जिसे बीसल देव के अन्य नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसका नाम, कस्बे का नाम भी क्या रखा गया? बीसलपुर रखा गया। कस्बे का नाम क्या रखा गया? बीसलपुर। ये विग्रहराज चतुर्थ थे जिन्होंने खुसरू शाह को पराजित किया, अंगनपाल तोमर को पराजित किया और आगे साहित्य के अंदर भी इनकी बहुत अधिक पैठ थी। इनके पास इन्होंने स्वयं ने, विग्रहराज स्वयं ने एक नाटक लिखा, हरि केली। कौन सा नाटक? हरि केली नाटक। बड़ा ही महत्वपूर्ण नाटक था, स्वयं का लिखा हुआ, स्वयं का लिखा हुआ, स्वयं का लिखा हुआ, बड़ा ही प्रसिद्ध स्वयं का लिखा हुआ नाटक, ठीक है। ये नाटक है, बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है हरि केली। हरि केली की पंक्तियां हमारे राजा मोहन राय है, आपने नाम सुना होगा, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की जो समाधि बनी हुई है ब्रिस्टल, कहां पर बनी हुई है? ब्रिस्टल में, ब्रिस्टल लंदन के पास इंग्लैंड में है। राजा राम मोहन राय की जो समाधि ब्रिस्टल में बनी हुई है, इस समाधि पर हरि केली की पंक्तियां खुदी हुई है। तो आप आइडिया लगाइए कितना प्रासंगिक नाटक है, जो 1153 के आसपास का है। आज से 500, 700, 800 वर्ष पुराना वो नाटक राजा मोहन राय की समाधि पर लिखा है। तो मतलब उस ग्रंथ की पंक्तियां जहां उनको मिला है वो भी पढ़ा करते थे राजा मोहन राय, उनकी समाधि पर। तो ये महत्वपूर्ण स्वयं का लिखा हुआ। इनके दरबार में बहुत सारे कवि बैठते थे, बहुत सारे विद्वान बैठते थे, इसलिए इनकी एक बहुत प्रसिद्ध उपाधि है। इनकी प्रसिद्ध उपाधि है क्योंकि इनके दरबार में कई बैठते थे, इसलिए इनकी उपाधि है। और उस उपाधि का नाम है कवि बांधव। क्या नाम है? कवि बांधव। इनकी उपाधि का नाम है कवि बांधव, मतलब कवियों का भाई, कवियों का बंधु। कवि बांधव इनकी बहुत प्रसिद्ध उपाधि है। कौन सी है? कवि बांधव। ये उपाधि है विग्रहराज चतुर्थ की। इसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो इनके पास कुछ विद्वान बैठते हैं जो ग्रंथ लिखते हैं। एक लिखते हैं बीसलदेव रासो। एक ग्रंथ का नाम क्या है? बीसलदेव रासो। एक ग्रंथ का नाम है ललित, क्या नाम है? ललित विग्रहराज। क्या नाम है? ललित विग्रहराज। गौर करना, एक का नाम बीसलदेव रासो और एक का नाम ललित विग्रहराज। किसने लिखी है दोनों ग्रंथ? अपने दरबारी कवि सोमदेव ने कौन सी लिखी? ललित विग्रहराज। सोमदेव ने लिखा ललित विग्रहराज। बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और सोमदेव ने इस ग्रंथ को लिखा। इसकी विषय वस्तु है, प्रेम प्रसंग है। किसका प्रेम प्रसंग है? देसलदे राजकुमारी का। देसलदे राजकुमारी, एक राजकुमारी है देसलदे, जिसमें प्रेम प्रसंग का वर्णन हुआ है। ललित विग्रहराज ग्रंथ में जो लिखा किसने है? सोमदेव ने लिखा है। याद रखना, किसी भी प्रकार से भूलना मत। बीसलदेव रासो लिखा है, एक महत्वपूर्ण विद्वान है जिसका नाम है नरपति नाला। क्या नाम है? नरपति नाला ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? बीसलदेव रासो ग्रंथ लिखा है नरपति नाला ने। नरपति नाला जब बीसलदेव रासो ग्रंथ लिखते हैं तो इसमें वो एक राजकुमारी के प्रेम प्रसंग का वर्णन करते हैं जो विग्रहराज के साथी, जिनका नाम है राजमती। राजमती, राजकुमारी राजमती का प्रेम प्रसंग का वर्णन किया है इन्होंने विग्रहराज चतुर्थ में बीसलदेव रासो ग्रंथ के अंतर्गत। तो बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। दो ग्रंथ बहुत फेमस है, हरि केली इनका नाटक, बीसलदेव रासो नरपति नाले का, राजमती राजकुमारी का प्रेम प्रसंग का वर्णन, ललित विग्रहराज में सोमदेव ने देसलदेव राजकुमारी का वर्णन किया है। उसी के आधार पर इनको बीसलदेव कहा जाता है। आप देख लीजिए सांस्कृतिक तौर से भी, और देख लेना बीसलदेव रासो उपाधि स्वयं की कवि बांधव, स्वयं का नाटक हरि केली। इन्होंने इतना ही नहीं किया, विग्रहराज चतुर्थ ने सामाजिक तौर से जैन धर्म का भी सम्मान किया है और जैन के विद्वान के कहने पर 11 को प्रत्येक एकादशी को, कब? एकादशी को, हालांकि साल की एक एकादशी एक महत्वपूर्ण एकादशी है, उसी दिन संपूर्ण अपने राज्य में किस पर? हिंसा पर रोक लगा दी कि कोई भी व्यक्ति हिंसा नहीं कर सकता। हिंसा पर पूर्णतः रोक, हिंसा पर पूर्णतः रोक, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी को मार नहीं सकता, कोई भी पशु नहीं काट सकता एकादशी के दिन, एक विशेष एकादशी के दिन। ये इनका एक सामाजिक सरोकार दर्शाता है। इन सब कारणों से,
इन सब कारणों से इनका काल अजमेर के चौहानों का स्वर्ण युग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर्ण युग। किनका काल? अपने विग्रहराज चतुर्थ का काल स्वर्ण युग कहलाता है। मैं ये कहूं कि सांस्कृतिक स्वर्ण युग। कैसा स्वर्ण युग? सांस्कृतिक स्वर्ण युग। तो निर्माण के तौर पर भी, विजय के तौर पर भी और कई और कारणों से भी हमें इनको ये उपाधि देने में कोई गुरेज नहीं है। विग्रहराज चतुर्थ अजमेर चौहान वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक है, जिसने अपनी सत्ता को मजबूती से पकड़ा और संपूर्ण तौर से सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और सभी तौर से राजस्थान के इस क्षेत्र का विकास किया। और विग्रहराज 1163 में इनकी डेथ होती है। तो कुछ समय के लिए इनके छोटे भाई सत्ता में आते हैं और जिनका नाम होता है सोमेश्वर। लेकिन हम सोमेश्वर भी अधिक समय तक शासन नहीं कर पाए और 1177 में सोमेश्वर के पुत्र कर्पूरी देवी अंगनपाल की पुत्री थी, जो सोमेश्वर की पत्नी थी, और विग्रहराज चतुर्थ ने अपने छोटे भाई सोमेश्वर से कर्पूरी देवी का विवाह करवाया था, जो दिल्ली के अंगनपाल तोमर की पुत्री थी। इसलिए उनसे जो एक पुत्र पैदा हुआ वो हुआ पृथ्वीराज थर्ड। हम पढ़ रहे हैं इसलिए हम पृथ्वीराज चौहान नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पृथ्वीराज थर्ड। इसे कई जगह हम पढ़ते हैं पृथ्वीराज चौहान। तो आपको गौर करना है, पृथ्वीराज तृतीय ध्यान रखना है। पृथ्वीराज तृतीय का जब काल आएगा तो राजस्थान की परिस्थिति बदलेगी, राजस्थान और भारत का वातावरण बदलेगा। भारत के अंदर एक नई संस्कृति का प्रवेश होगा। युद्धों की खनक और कूटनीतिक तौर से शक्ति के तौर पे एक विशेष बात उभर कर आएगी। तब एक शख्स उभर कर भारत की सत्ता में आएगा और नाम पृथ्वीराज चौहान होगा। तो इतिहास की इस पराकाष्ठा तक जाएगा, इतिहास अपने आप को दोहराएगा। लेकिन अगली क्लास में एक विशेष क्लास मांगता है पृथ्वीराज तृतीय, तो हम उसको पूरी क्लास जरूर देंगे। कुछ ही पलों में आपके सामने फिर से आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।